अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे को अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के होने की नवीद सुना दी है। अमन मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होने के बाद से अब तक ये कोई तीसरी मरतबा है कि अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के आगाज़ की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ शायद इससे बिल्कुल बरक्स हैं। जहाँ एक जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं, वहीं ईरानी क़यादत की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है, उसके इम्कानात सिफर हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और बातचीत का खैर मकदम किया है, लेकिन अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और धमकियां बामानी मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि दुनिया आपके दावों और हकीकत में तजाद को देख रही है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बरक्स मुज़ाकरात में तातुल ईरानी क़यादत के मुनक़सिम होने की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी के बायस तातुल का शिकार नजर आ रहे हैं। ईरानी क़यादत की जानिब से नाकाबंदी के खात्मे तक मुज़ाकरात के ना होने के बयान के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब शुरू होगा, लेकिन ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार होंगे वैसे वैसे सूरत हाल खराबी की तरफ बढ़ेगी। आज के रोज़ अमेरिकी नेवी की जानिब से बहरे हिंद में कार्रवाई करते हुए ईरानी तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया गया है, जो कि शायद गुज़िश्ता रोज़ ईरानी पासदाराने इनकलाब नेवी की जानिब से किए जाने वाले अमल का रद्द अमल है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पासदाराने इनकलाब ईरान की जंगी हिकमत अमली में शिद्दत आती जा रही है। ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में पासदाराने इनकलाब ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस केबल को काटने की धमकी दे दी है, जो कि गल्फ ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इंटरनेट और कम्युनिकेशंस के लिए गल्फ ममालिक का 90% इन्हिसार इन्हीं केबल लाइंस पर है। लिहाजा ईरान इन लाइंस को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। गुज़िश्ता 2 माह से जारी ये जंग इस वक्त हथियारों से ज्यादा स्ट्रैटेजी की जंग दिखाई देती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेटेजिकली ईरान को इस वक्त अमेरिका पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। थोड़ा सा ये सूरत हाल कहाँ जाएगी इस पर बात करेंगे, और कुछ हमारे अंदरूनी सियासी मामलात भी हैं उन पर भी कोशिश करेंगे कि आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हैं ज़ीशान अजीज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इसार राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और कुछ ही देर में सीनियर सहाफ़ी हैं हमाद हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं इसार राना साहब से अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, सर जुम्मे के रोज़ मुज़ाकरात हो सकते हैं, सर जुम्मा तो कल है। सदर ट्रंप एक तो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट इस वक्त नजर आ रहा है कि जिससे आपको लगे कि मामला जो है मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? अभी भी जो उनका रीसेंट ट्वीट है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी नेवी को कह दिया कि छोटी बड़ी कोई भी कश्ती नजर आती है उसको जो है वो आप शूट कर सकते हैं, आप किल कर दें उस बोट को। इस रवैये के साथ कैसे मुज़ाकरात होते हैं फिर? देखिए, मुज़ाकरात तो मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात मुझे तो नहीं बने चढ़ते नजर आ रहे, और मौजूदा हालात में तो मुझे लग रहा है कि एक नई जंग तैयार हो चुकी है। अभी जैसे जो ट्रंप ने ट्वीट किया है जिसमें उसने अपने बहरिया को कहा कि आप ईरानी कश्तियों को निशाना बनाएं और जो माइंस बिछा रही हैं उनको तबाह करते हैं, तो इसके बाद तो फिर को मुज़ाकरात और अमन वगैरह का कुछ बनता नहीं है, ना कोई गुंजाइश बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगली जंग मुझे तो समुंदर के ऊपर होती नजर आ रही है, और जिस तरह ट्रंप मीडिया से खेलता है, उसकी नफ्सियात से खेलता है, सुबह कोई बयान देता है, दोपहर को कोई, शाम को कोई, उससे मुझे नहीं लगता। कल तक वो कह रहा था हफ्ते को मुज़ाकरात होंगे, वो अब कह रहा है जुम्मे को होंगे। मुझे उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा, और बेहतर ये कि अमरीकी जो अवाम है वो इस बात को समझे कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के हाथ में अपना इक़्तिदार दे दिया है जो स्टेबल नहीं है मेंटली, और वो पूरी दुनिया के को एक जंग के अंदर मैं समझता हूँ कि एक वक्त आया था जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और चंद बातें रह गई थी, और जेडी वेंस जो था वो तैयार था उस मुज़ाकरात को फाइनल करने में भी, लेकिन फिर इसने फोन करके उसे वापस बुला लिया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप के दिमाग में कहीं पे भी अमन और मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं है। वो एक खास मकासद लेके चला हुआ है, और वो इसराइल को जब तक वो जो उसकी ख्वाहिशात है पूरी नहीं करेगा वो बाज नहीं आएगा। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि कोई इम्कान नहीं है दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर इन पार्टीज के आने का? ज़ीशान अजीज़ साहब आप कैसे? नहीं, जंग रहे और अमन भी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि जंग रहे और अमन भी हो, ऐसे तो नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप इस तरह नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान अजीज़ साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अमरीकी सदर का ये कहना कि जो भी छोटी बड़ी कश्ती माइंस बिछा रही है उसको मैंने शूट करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया, दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का ये कहना कि जो कम्युनिकेशंस की केबल है हम उसको जो है वो काटने के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब जब बात स्ट्रैटेजी पर आ जाती है तो आपको लगता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी
ہے وہ زیادہ ایک تو طاقتور ثابت ہوگی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پہلے یہ بھی کامنٹ کریں کہ دونوں طرف سے جو بھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جا رہی ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے تو یہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ بات مذاکرات کی طرف نہیں جا رہی ہے، دوبارہ کانفلکٹ کے آغاز کی طرف جا رہی ہے۔ تھینک یو یاسمین۔ ایک تو دیکھیں کہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے، 47 ایئرز وہ یو ایس کی جو سینکشنز ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور امریکہ اس وقت بھی جب مذاکرات کے اوپر آیا ہے تو اپنی میکسیمم جو پاور ہے، ملٹری فورس ہے، وہ یوز کر چکا ہے۔ اب گراؤنڈز کے اوپر تو وہ آرمی بھیجنے سے رہا بھی فی الحال، تو اس وقت جو ایران کا پلڑا ہے وہ امریکہ کے اوپر بھاری ہے۔ نقصان ایران کا بھی ہوا ہے، لیکن ایران کے پاس جو ٹیکٹک ہے وہ ہے مڈل ایسٹ والے۔ اب اگر یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی کشتی نظر آئے اور اس کو آپ پکڑ لیں یا اس کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیں، تو یہ اگر فائبر آپٹک کیبلز کاٹ دیتا ہے تو اس سے تو آپ کا پورا مڈل ایسٹ ختم ہو جائے گا، آپ کی بینکنگ آپ کی ختم ہو جائے گی، صرف انٹرنیٹ تھوڑی ختم ہوگا، آپ کی بینکنگ ختم ہو جائے گی، آپ کا بہت بڑا ڈیٹا جو یورپ کا ہے وہ بھی انہی فائبر آپٹکس کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی۔ صرف یہ مڈل ایسٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر یورپ بھی اس کے اندر امپیکٹ ہوگا۔ آئی گیس 30-35% جو یورپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ بھی انہی جو فائبر آپٹکس ہیں انہی کے تھرو وہ ہوتا ہے۔ اور ایران کے پاس اس وقت اسپیسیفکلی جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر وہ لڑنا چاہتا ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں نا تو آپ آئیں، آپ بالکل ایک ایکوالٹی کی بیس کے اوپر کریں۔ اب ٹرمپ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جا کے گلا بھی دبا دوں، میں ہاتھ میں اپنی رائفل بھی لے کر جاؤں اور میں وہاں پر جا کر فورسیک کہ میں ایران کو برا بلا بھی بولوں، میں گالیاں بھی دوں اور اس کے بعد میں کہوں مذاکرات بھی میرے ساتھ کرو، تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تو یعنی وہی جو بات ایثار رانا صاحب کریں کہ جنگ اور امن دونوں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے، اس چیز کے اندر تھوڑی سی وضاحت لے کے آنی پڑے گی۔ اچھا سے بہت ساری چیزیں ایثار رانا صاحب، جب ہم اس کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ریجن کے اندر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اگر ہم خالی امریکہ اور ویزاوی چائنا ہی بات کر لیں تو آپ کو اس وقت وہ جو ڈائنامک ہے، یہ وہ ہے سائڈ ہے، وہ آپ کو کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جو ایران کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرمی چین اور امریکہ کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ جو امریکی صدر ہے ان کا ایک دورہ بھی ہم سن رہے تھے کہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو جہاز لیا تھا تحویل میں امریکہ نے، انہوں نے کہا کہ چین نے ایران کے لیے اس میں تحائف بھیجے تھے۔ چین اس بات کو بالکل مسترد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اب چین یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ تائیوان میں اگر کسی قسم کی کوئی ویپن سپورٹ امریکہ کر رہا ہے تو اس کو ختم کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب کہاں جائے گا؟ یہ مسئلہ بھی اب گرما گرمی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری جنگ جو ہے نا پراکسی وار بھی اب آپ نے ہرمز کے اوپر ہی ہوں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے احتجاج کیا ہے کہ مسلمان ملک سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان لوگوں نے اسرائیل اور امریکہ کو حملے کے لیے اپنے اڈے فراہم کیے۔ اس سے پہلے امریکی جنرلز اس کا کل یہ کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمان ملک جیسے سعودی عرب اور یہ چار یہ ہمارے ساتھ شریک تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایران کی جو صورتحال ہے، وہ جو کہ آپ کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ کیبل کی، وہ ایک جواز اس نے اپنے بنانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان ممالک نے اپنی سپورٹ فراہم کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب کے جو MBS ہیں انہوں نے مجھے پریشرائز کیا کہ آپ حملہ کریں۔ تو ان حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی پوری طرح تیاری کر چکا ہے، وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اس کا ایک جہاز جو ہے امریکہ نے پکڑا ہے، اور بقول ٹرمپ کے اس میں اچھی چیزیں نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں کیا سلانٹیاں تھیں جو خراب ہو گئی تھی یا کیا کرکرے تھے جو ٹھیک نہیں تھے، جو ٹرمپ کو اچھے نہیں لگے۔ بات یہ کہ اگر چین نے کچھ بھیجنا ہے تو اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح بھیجے، اس کے بعد اور بہت سارے طریقے اور ذرائع ہیں۔ لیکن تائیوان کا نام لے کے اس نے ایک بات کلیئر کر دی کہ اگر تم ہمیں یہاں تنگ کرو گے تو پھر ہم وہاں تنگ کریں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم ایران کو اسلحہ دے رہے ہیں تو تم وہاں پہ ان لوگوں کو اسلحہ دے رہے ہو۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ جو جنگ ہے اس میں چین بھی کود جائے گا، اور مسلم ممالک تو آلریڈی روس، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہی ہیں، جو بہت افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ اس سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میں بلکہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے آپ نے ہرمز کا اس نے امریکہ نے محاصرہ کیا، میرا خیال ہے ہمیں بھی اب
इस्लाम आबाद और पिंडी का मुआसरा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो आना नहीं है। तो ये बेचारे लोग हैं तकलीफ में, इनका तो कम से कम उपाय करते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। वाकई इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो शहरों के अवाम जिस मुश्किल का शिकार हैं, वो आप मेरे ख्याल है इस्लामाबाद में है नहीं है, तो आप उतना अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते जितना मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इन इश्यूज पे मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, एक नुक्ता जिस पे हमने पहले बात की, ज़िशान अजीज साहब आपकी राय ले लूँ फिर आगे चलते हैं, कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब जो चीन का भी एक हम पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, पर चीन का ये कहना कि समझना कि अमेरिका की जो चीन को महदूद करने की हिकमत अमली है वो नाकाम हो गई, ये बात भी वो लोग बार बार खुल के इंडिकेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर चीन अपने आप को कहीं पे एक वो पार्टी के तौर पे अब देख रहा है? पार्टी तो खैर शायद रीजन की अगर हम बात करें तो वो है ही, लेकिन अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिकी सदर एक दौरा करेंगे इस रीजन के अंदर, शायद थोड़े से मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मामलात अब बेहतरी की तरफ फिर शायद नहीं जाएंगे। देखिए, ट्रंप जितना भी टाइम ले रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनाए हम उसके ऊपर कंट्रोल लेने के लिए ले रहा है। उसको टाइम चाहिए, किसी तरह ये सुलह की बात करके, पीस टॉक की बात करके वो किसी न किसी तरीके से ये चाह रहा है कि अपनाए हम में किसी न किसी तरीके से वो कंट्रोल कर ले। जब तक ये कंट्रोल ईरान के पास है तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लें कि ये जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, और चाइना का जो ऑयल है, चाइना की जितनी भी शिपमेंट्स है वो सारी वहां से होती हैं। तो इस वक्त तक तो अमेरिका नीचे है चाइना के अगर, और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी भी अपनाए हम्स में ईरान को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। वो तो मैक्सिमम अपनी सपोर्ट करेगा कि ये ईरान के पास रहे, और ईरान के पास ये रहती है तो इसका मतलब है चाइना के पास रहती है। अगर चाइना के पास रहती है तो पेट्रो डॉलर्स की जो कमी का शिकार हो जाएगा यूएस, और अभी भी वो हो रहा है, उसके ऊपर भी आप देख लें। अब इसके अंदर एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि जब ईरान ने अपनाए हम्स बंद की हुई थी तब भी यही मसला था। अब दूसरी तरफ से जो ट्रंप नाकाबंदी लगाकर ब्लॉकेट करके बैठे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? फायदा तो दोनों के अंदर ईरान का ही हो रहा है। ईरान उसको बंद कर दे या ये जो अमेरिका है वो अपनी ब्लॉकेट लगा के उसके ऊपर, अल्टीमेट तो वहां से कोई शिपमेंट जा ही नहीं रहा, कोई शिप्स नहीं जा रही वहां से, ऑयल नहीं जा रहा। दिस इज व्हाट ईरान वांट। ईरान यही चाहता है कि दुनिया जो है वो इसमें सफर करे, सिर्फ ईरान ही सिर्फ क्यों सफर करे। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका क्या ही कर लेगा। अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, गल्फ जो कंट्रीज हैं, इनको खुद बीच में करना पड़ेगा। उसका तो ईरान का जो मिसाइल है ना, वो जिसको हम कहते हैं, वो शुगली हम चलाते होते थे कि जी वो शुगली यहीं पे गिर गई, तो उसका वो जो मिसाइल ठुस भी हो जाएगा ना, वो किसी न किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री में ही जाके गिरेगा, वहीं पर जाके वो ठुस होगा। इतना को दूर है वो उससे। तो ईरान के पास अगेन 47 ईयर्स, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब उसने जो भी करना है, आपने उसके तो मैक्सिमम डैमेज जितना करना था आपने कर लिया है। अब आप धमकियां देते रहे, आप टाइम उसके साथ लेते रहे, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स इसके अंदर बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान जो पीस लाना चाह रहा है ना दोनों ममालिक के अंदर। लेकिन अभी इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से हमारी एफर्ट्स भी जाया हो रही है ना। लेकिन हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम किसी को गन पॉइंट के ऊपर तो नहीं ना उठा के लेकर आ सकते। अब ट्रंप को अभी अगर आपने पीस टॉक करनी है तो फिर ट्रंप का मोबाइल चंद दिनों के लिए बंद कर दें, आप पीस टॉक हो जाएगी और आपका ये पीस भी हो जाएगा। उसका मोबाइल ले लें, ब्लॉक करा दे। हमारे यहाँ पे ख्वाजा साहब से आपने मोबाइल ले लिया था, ट्वीट डिलीट करा लिया था, तो ट्रंप साहब का भी जो है वो करवा लेना आप, तो आपकी हो जाएगी, सुलह भी हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा। मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ भी अगर आए इसार राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत मिसिंग इन एक्शन है। आप क्या समझ रहे हैं वो क्या करिए? मिसाल के तौर पे सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो भी अब फाइनली उनको समझ में आ गई है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओहदा एंजॉय करें। ना अडियाला के बाहर नजर आते हैं, ना वो कहीं और नजर आते हैं। क्या उसकी वजह ये है कि मीडिया की इस वक्त अटेंशन इस जंग के ऊपर है, और क्योंकि उनके ऊपर तवज्जो नहीं है तो मीडिया ऑप्टिक्स नहीं मिल रहे, तो क्या जरूरत है जाके एफर्ट करने की? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासत में टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही होती है, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कोई शक नहीं है कि जो सीन है उसके ऊपर ईरान, फील्ड मार्शल साहब और अमेरिका जो है वो छाएंगे। इन हालात के अंदर पॉलिटिकल कुछ करने की फिलहाल मुझे भी नहीं लगता कि वो गुंजाइश नजर आती है। हाँ, लेकिन मेरा कहीं एक गुमान है कि जब इन्होंने इमरान खान साहब के कंधे पर रख के जलसा मुलतवी किया तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी और मौजूदा हुकूमत भी और पीटीआई की लीडरशिप एंगेज थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस एंगेजमेंट के तहत हो सकता है कि बुशा बीबी जो हैं वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएं। दूसरी चीज ये निशान कह रहा था कि उनसे उनका मोबाइल ले लें, तो चीज दुनिया में दो बंदे हैं जिनके ट्वीट से ना दुनिया में थरथली मच जाती है।
एक डोनाल्ड ट्रंप, एक इमरान खान। और इमरान खान से तो ले लिया गया है, और ये भी मुझे लगता है कि कोई बंदोबस्ती कोई मामला हुआ है। अदरवाइज इमरान खान के पास कौन सा अपना मोबाइल था या वो था, वो ट्वीट तो कहीं और से होता था। सो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप वैसे ही कंप्रोमाइज है। बहुत मुश्किल होता है कि आप ताकतवर के सामने खड़े होकर मुकाबला करें, और फिर देखें ना, जो खड़े थे वो जेलों में चले गए, उन पे मुकदमे हो गए, उनको सजाएं हो गई, ठीक है, 4000 साल के करीब सजाएं हुई है मजमूई तौर पे। जो नहीं बर्दाश्त कर सके उन्होंने हथियार फेंक दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो खड़े रहे वो आज तक रूपोश हैं। असलम इकबाल को ले लें और क्या कहते हैं केपी से ले लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बात अभी आप कर रहे थे ना कि इस हालात में कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मैं ये सवाल कर भी नहीं रही थी कि वो कोई जलसा करें या वो कोई प्रोटेस्ट करें। जाहिर है इस वक्त शायद उसकी गुंजाइश भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। वो करेंगे तो वो उन्हीं के खिलाफ उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। ज़ीशान अजीज साहब, सवाल की करने की कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम अडयाला के बाहर क्या हो रहा है। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें वहां जाती हैं, नहीं जाती हैं, रिपोर्टिंग की हद तक तो ये चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं। ये वो लीडरशिप है जो कम से कम इस तरह की जगहों पर मीडिया ऑप्टिक्स के लिए कम से कम नजर आती थी। अब ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि क्योंकि यहाँ ऑप्टिक्स खत्म हो गए हैं तो ये एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, पहले तो ये मुझे, आप इस्लामाबाद से हैं, ये कितने दिन हो गए हैं बंद है आज इस्लामाबाद? तो सर अभी हो गए, मेरा ख्याल है आज को है चौथा 5वां दिन जब मुकम्मल बंद है। 2024 में ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर एक दिन इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है तो 190 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है। और आज आप देखें कि कितना अरबों का हमारा नुकसान हो चुका है। ये हमारा नुकसान कौन भरेगा? और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जी हमसे पूछें हम कितने तंग हैं। आपके बड़े बड़े अखबारों में तो शहरियों की जो है वो मजबून शाया हो रहे हैं, खबरें लग रही हैं कि शहरी बहुत खुश हैं इस्लामाबाद बंद होने के ऊपर। वो कह रहे हैं कि चलो शुक्र है कुछ पाकिस्तान कर तो रहा है, इस्लामाबाद पिंडी बंद ही रखो तो चंगा है। ठीक है, तो ये आप ऐसी तंग हो रही हैं यहाँ पे जो मुहिबे वतन नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी तैयारी हमने कर ली है। अगर यहाँ पर नहीं, इतना बड़ा ये जो मुहिबे वतन शहरी है ना, ये जो मुहिबे वतन शहरी है, इनके तो अखबारों के अंदर मुहिबे वतन शहरी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, इस्लामाबाद बंद रख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे ऐसे इस्लामाबाद के शहरी पूछें तो अगर पाकिस्तान में वाकई इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट हो रहा है जितना पहले हुआ था तो बिल्कुल इट मेक सेंस। लेकिन हमने प्रीएम्प्ट करके कि ये होगा, 4-5 दिन से जिस कर्ब से गुजारा हुआ इस शहर के लोगों को, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बस आप में मुहब्बे वतनी थोड़ी सी कम होगी ना तो हाँ, जिनमें ज्यादा है वो ये सर्टिफिकेट आपने भी रख ली है? नहीं, मैंने नहीं रखे। ये मैं बड़े बड़े अखबारों के हिसाब से देख रहा हूँ ना। अखबारों में जो मुहब्बे वतन शहरी हैं वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है। 190 बिलियन रुपीस हमारा जो है वो 2024 में एक दिन का नुकसान होता था, आज कितने दिन हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब बस वो इस्लामाबाद में बल्कि आपसे ही पूछ रहे होता हूँ, वो गुलाब जामुन जो इन्होंने बनाए थे वो ठीक है, अभी खराब हो गए हैं, ये क्या बना उनका? क्योंकि मैंने तो लाहौर से आना था, मैंने एक दोस्त को भी कहा था कि यार पता कर दो गुलाब जामुन अभी ठीक है कि वो भी नए से बनाएंगे या पुराने वाले चला देंगे। अब आ जाते हैं पीटीआई के ऊपर। देखें, इन हालात के अंदर तो पीटीआई का कोई जलसा करना या कुछ इस तरह का करना वो सूटेबल भी नहीं है। क्योंकि एक तो पीटीआई पहले दिन से इस गवर्नमेंट ने जो कार्ड खेला वो खेला गद्दारी का, और वो पीटीआई के ऊपर उन्होंने बड़ा जबरदस्त उस कार्ड को खेला कि ये तो है ही गद्दार। कभी ये यहूदी एजेंट बन जाते हैं, कभी ये भारतीय एजेंट बन जाते हैं। तो अभी इस सूरत हाल में ये कुछ भी करते हैं, ये सांस भी लेते हैं ना, तो ये गद्दारे वतन ही है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि ये जो अभी इमरान खान साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कहीं पे बातें हो रही थी उसकी, उनके इररेलेवेंट होने की बातें हो रही थी, फिर ये लीडरशिप की बातें हो रही थी। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अलामा साहब, उसके बाद अचक जही साहब, इनमें से कोई भी मुज़ाहमत वाला नहीं है। ये तमाम के तमाम टेबल टॉक करने वाले हैं, ये तमाम के तमाम डायलॉग के साथ बातचीत करके उनको चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अब दूसरी जानिब अभी ये भी चीजें आ रही थी कि जी बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन है, मेरे पास भी ये खबर आई थी कि जी रिहाई मुमकिन है। लेकिन हम एक तरफ ये देखते हैं कि इतनी सीरियस उनकी सर्जरी हुई थी, उस सर्जरी के बाद अभी ट्यूसडे वाले दिन उनकी फैमिली ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन तक पहुंचानी थी, उनकी मुलाकात नहीं उनको होने दी। भाई उन्होंने कौन सा ट्वीट करना है, उन्होंने कौन सा जलसे का ऐलान ठीक है। अच्छा, इस इशू पर भी यहीं से गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी, जो इंटरनेशनल मामला हैं उनके ऊपर भी। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया था, सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमने काफ़ी सारी बात की है इस वक्त, जो एक पहले तो अगर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करें तो उस पर भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आपके आने से पहले जिस नुक्ते पर बात हो रही थी, अगर वहीं से नुक्ते को जोड़ लें कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा कि नहीं होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जब तक उसकी कोई हतमी तारीख सामने नहीं आ जाती सर, ये ट्विन सिटीज़ के जो शहरी हैं
انہوں نے سر کیا قصور کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ گلے شکوے سر اٹھا رہے ہیں کہ سب کچھ بند ہے، کاروبار افیکٹ ہو رہا ہے، ایک نارمل جو معمول ہے زندگی کا وہ افیکٹ ہو رہا ہے، بچوں کے سکولز بند ہیں، لیکن ہو یہاں پہ کوئی ایونٹ تو نہیں ہو رہا اسلام آباد میں؟ بہت شکریہ یشفین. دیکھیں اگر پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، اگر پاکستان ڈپلومیٹک کردار ادا کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کریں گے. نہیں وہ اچھی بات ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا ایک امیج بننا چاہیے. لیکن اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا رہے. پہلی جنگ عظیم میں بھی ڈپلومیسی ہوتی رہی، دوسرے میں بھی، پھر ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے، جنگیں ہوتی رہی، ڈپلومیسی چلتی رہی. لیکن کیا کوئی ڈپلومیسی ایسی چلی ہے کہ آپ اپنے 2 شہروں بما دارالخلافے بند کریں؟ میں کل تھوڑا سا انفارمیشن لے رہا تھا، 200 ارب سے زائد نقصان ہو چکا ہے. اس وقت صرف اسلام آباد میں 70-80 تعلیمی بڑے ادارے جس میں ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں. ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے. اسی اسٹوڈیو میں جب میں ایک دوسرے اسٹوڈیو سے نکل کر ادھر آ رہا تھا تو خاردار تارے ہر جگہ لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی مومنٹ نہیں ہے. ہم بہت ریڈ زون کے قریب ہیں، یہاں تو بہت مشکل ہے. بھائی ہم کون سی کامیابی، کون سی اچیومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے یہ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کرا دی ہے، لیکن جنگ بندی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہے نا جنگ بندی میں. نہیں وہی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے رول پر فخر ہے، ہمارے ملک کے، لیکن رول پہ فخر ہے، ہمارے ملک کو آگے جانا چاہیے، لیکن ہم اس پہ کتنا فخر نہیں کریں گے کہ بھائی آپ دوسروں کی جنگ رکوا کر اپنے معاملات کو بگاڑ دے، اپنے معاملات کو چلنے دے. دوسری بات یہ یشفین، مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں بڑی سطح کے تو اس کو کسی ٹورسٹ پلیس پہ، کسی صحت افزا مقام پہ اس پہ لے جاتے ہیں، جس طرح کیمپ ڈیوڈ میں مذاکرات ہوئے تھے، پھر شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے تھے. یعنی وہ قاہرہ اور واشنگٹن کے اندر تو لے کے نہیں آئے تھے، گو کہ اوسلو میں بھی مذاکرات ہوئے تھے یاسر عرفات کے، لیکن وہاں پاپولیشن بہت کم ہے، ان کا سسٹم ہم سے کئی زیادہ بہتر ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہی میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، ہم دونوں شہروں کو بند کریں گے، لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، تعلیمی ادارے بند کریں گے، معیشت کو برباد کریں گے، راستے بند ہوں گے، ایکٹیویٹیز مکمل طور پر رک جائیں گی. بھائی یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہے اس طرح لوگوں بچوں کی تعلیم تباہ و برباد کر کے رکھ دی. 1 ہفتہ ہو گیا لاک ڈاؤن ہے دونوں شہروں میں، تو بھائی آپ نے لوگوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کو آگے لے جائیں، ڈپلومیٹکلی اس کو اچھے مقام پہ کھڑا کر دیں، لیکن اس کا اپنے لوگوں کا بھی کوئی خیال کر لیں. اپنے لوگوں کا بھی لوگوں کے گھروں میں شادی بیاہ غمی خوشی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، سب کچھ رکا پڑا ہے. اب آپ دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال گزشتہ 1 ہفتے سے قائم ہے. کل کچھ بزنس مینوں سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک ملک کے دیوالیہ پن سے بھی زیادہ خطرناک غیر یقینی کی صورتحال ہے. کہتے ہیں کہ چند گھنٹے تک بھی غیر یقینی صورتحال ہو وہ معیشت کا جنازہ نکال دیتی ہے. بھئی 1 ہفتہ ہو گیا غیر یقینی کی صورتحال ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کل سکول جائیں گے، ہم یونیورسٹی جائیں گے نہیں جائیں گے، بزنس مین کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے ریستوران، آپ کے تمام بزنس، تمام معاملات رک گئے ہیں. کم از کم یہ تو اپنے ملک کے ساتھ نہ کریں. ٹھیک ہے آپ سفارتی کردار ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے یہ نکل رہا ہے تو پھر اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کوئی کامنٹ کرنے پہ میں ذیشان صاحب کی طرف جاتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پورے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو کم سے کم ہمیں میڈیا آپٹکس کے لیے نظر آتی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی ہے، تو کیا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میڈیا کی توجہ اب کہیں اور ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی بھی محنت کرنے کی؟ ابھی میں جو پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں ذیشان صاحب، انہوں نے بات کی کہ بیرسٹر گوہر فلانا اور اچکزئی یہ مزاحمتوں کے لوگ نہیں ہیں. وہ دوست ہمارے نوجوان ہیں، شاید ان کو تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہے. آپ اچکزئی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، ان کے والد عبد الصمد اچکزئی تھے جو خان عبد الغفار خان کے قریبی ساتھی رہے، بعد میں قتل بھی ہو گئے تھے. اور اسی محمود خان اچکزئی نے 70s میں بھٹو کے قریبی ساتھی جو ان کے وکیل بھی رہے تھے یحییٰ بختیار کا مقابلہ کیا تھا الیکشن میں اور ان سے الیکشن بھی جیتا تھا. تو بھائی وہ ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے مزاحمت کی، قوم پرستی کی، تو کم از کم ٹریک ریکارڈ ٹھیک رکھنا چاہیے. البتہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں، دیکھیں یشفین، یہاں پر اس ملک میں
बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली है, यानी फातिमा जना की तहरीक ले ले, फिर PNA जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी भुट्टो के मुकाबले आई, फिर MRD की तहरीक चली, फिर ARD की तहरीकें चलती रही है, लेकिन उन तहरीकों को उन जमातों की हमायत हासिल होती थी जिनका DNA तहरीकों का था, जिनके कारकुन बड़े मजबूत थे। यानी आप देख ले 1 यूनिट के खिलाफ जो तहरीक चली थी, खान अब्दुल गफ्फार खान के हजारों कारकुन हरिपुर जेल में थे, 16 कारकुनों के जनाजे निकले थे जेल से, लेकिन PTI के DNA में मुजाहिमत और तहरीक चीज नहीं है, वो पावर वाली पार्टी है। अच्छा, कुछ अभी यहाँ पे आपसे पहले भी एक और पार्टिसिपेंट भी थे, ये इसार राना साहब थे, ज़ीशान साहब, इन लोगों का ये ख्याल है। ज़ीशान साहब, अभी आपने भी कहा कि इस टाइम के ऊपर कोई जलसा, कोई मुजाहिमत या कोई इस तरह की चीज जो है वो करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि सर इसी टाइम के अंदर जलसे की तारीख आती है, विड्रॉ होती है, एक आधा जलसा हो भी जाता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये भी मुझे समझाएं कि सूबाई असेंबली का इजलास जो है किसी स्टेडियम में करना, अगेन क्या बताने की क्या कोशिश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से अपनी क्या कोशिश कर रही है? जी ज़ीशान साहब। अच्छा, ये मेरे सीनियर हैं, इन्होंने जिस तरह अभी कहा, आई गेस इन्होंने यही कहा है कि PTI जो है वो मुजामत की सियासत नहीं कर सकती है। एम आई राइट? जी। तो ये 26 नवंबर को क्या हुआ था? कितने जो हमारे ये जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने कितना इसको रिपोर्ट किया था? क्या हुआ था 26 नवंबर को, जब सामने से बंदा गोलियां हमारे सरों में सीधी? तो इस और क्या मुजामत मतलब वो करे? कितनी बार वो निकले, उनकी माँ बहनों को उठा कर ले गए? सर जी सर। ज़ीशान 26 नवंबर की बात जो आप कर रहे हैं ना, यहीं पे करीबी चंद कदम के फासले पर हमने उसको कवर भी किया था, लेकिन जब गोली चली तो सारे कारकुन बमा वजीर आला भाग गए थे। लियाकत बाग से कोई नहीं भागा था, बाबड़ा से कोई नहीं भागा था, लाहौर में कोई नहीं भागा था, 77 की तहरीक में कोई नहीं भागा था, खुदसोसियां तक की थी, फांसियों पर चढ़े थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुजाहिमत की सियासत, चलिए मैं तजिए के लिए नहीं बैठी हूं वैसे, लेकिन इससे मैं एग्री नहीं करूंगी। बट ज़ीशान साहब को कहते हैं कि हजारों लोगों की लाशें यहाँ पर गिर जाएं, फिर उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ जी PTI मुजामत कर सकती है। हजारों लोगों की जो माएं हैं वो अपने बच्चे गंवा दें, फिर हम कहेंगे कि हाँ जी मुजामत की सियासत PTI कर सकती है। कितने साल हो गए सर इसी जमात को, जिसको बर्गर जमात कहा जाता था, आप इमरान खान को कैद तो कर सके, खत्म नहीं कर सके। आज के दिन तक भी आप उसके लोग, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, उसकी लीडरशिप आज तक जहां पर नजर आता है आप उनको उठा लेते हैं। सर मुजामत और कितनी होती है? इससे ज्यादा मुजामत जेल में बैठा वो बंदा क्या करे कि उसकी आंख की बिनाई 85% चलेगी, वो मिन्नतें नहीं कर रहा जेल से रिहाई के लिए, उसकी बीवी की आंख की सर्जरी होगी। कोट लखपत के अंदर अभी मैं आपको बताऊं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद, फलक जावेद, इन तीनों का भी सेम आंखों का जो है वो मसला शुरू हो गया है। और सनम जावेद ने अपने वालिद साहब के नाम खत लिखा है कि मुझे डॉक्टर की भी रसाई नहीं दी जा रही। यही लोग हैं जिन्होंने घरों से भी खुद को अगवा करवाया है, यही लोग हैं जो कई महीनों तक लापता रहे हैं। देखिए, इमरान खान 2-2.5 साल से जेल में है, हमने उसकी कभी हमायत नहीं की कि वो जेल में रहे, हमने उसकी हमेशा मुखालिफत की। यशफीन बेटी है, इनके शो में बार बार कहा मैं सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का हमायती नहीं हूं। आईन और कानून को सुपरमेसी देने के लिए आपने कौन सा किरदार अदा किया था? जब जस्टिस विकार सेठ ने फैसला दिया था एक डिक्टेटर को इसी डी चौक में लटकाने का, तो उसकी मुखालिफत पाकिस्तान में इमरान खान ने की थी। अच्छा, हमारे साथ मुझे वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। मैं ज़ीशान साहब से वन लाइन इस पे कमेंट लेना चाहती हूँ कि वो तो मुजाहिमत का अपना फॉर्मूला पेश करें, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले भी बहुत से मौके आए हैं, लेकिन कम से कम ये जो रिहाई फोर्स है या ये जो अवामी असम्बली थी, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ। ये जो अवामी असम्बली वाला जो है वो ड्रामा किया गया, या रिहाई फोर्स बनाई गई, स्ट्रीट मूवमेंट्स की जा रही है, अब ये कोई तरीका नहीं है। या आप पेशावर के अंदर खड़े होकर जलसे करने शुरू कर दें, जिसकी 90% अवाम वैसे ही आपको वोट दे चुकी है। आप एक कॉल के ऊपर, आपकी लास्ट कितनी कॉल्स के ऊपर सिर्फ पेशावर ही निकलता है ना, और तो कहीं पर निकलता नहीं है। अब बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं के ऊपर ऐवान में प्रेशर डालना पड़ेगा, महंगाई के ऊपर आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, जिसके बाद लोग निकलेंगे। महंगाई मार्च अपोजिशन ने करना होता है। इस वक्त लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, और जब से पाकिस्तान बना तब से नहीं है। लोड शेडिंग का दौर वो आ गया कि पिछला मैं प्रोग्राम कर रहा था, हमारे वजीर साहब ने कहा कि तुम्हें लोड शेडिंग नहीं होती, प्रोग्राम के दौरान में लोड शेडिंग जो है वो चली गई हमारी। इतना ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आटा और रियल इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़कर सोलर के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। बिजली लेनी है, उसके ऊपर भी हमने टैक्स देना है। आपको इंटरप्ट करूंगी सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अजीज साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमाद हसन साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसार राना साहब हमारे साथ रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।